नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पहले मगध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी 16 महाजनपद थे, जिनमें से मगध जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली था। और सभी राजा जो है मगध पर शासन करना क्यों चाहते थे। तो मगध पर दोस्तों यानी मगध जो है गंगा और सोन नदियों के किनारे था। यहाँ पर जो है दोस्तों नदियों के किनारे था तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कृषि अच्छी होती थी। जब कृषि अच्छी होती तो टैक्स वगैरह बढ़िया मिलता था, यहाँ पर व्यापार अच्छा होता था। और साथ ही यहाँ पर जो है लोहे के भंडार पाए जाते थे। और ये मगध जो है 5 पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ था। इसलिए जो है दोस्तों मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है माना गया है। और मगध से पहले शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो काशी को जो है माना जाता था। तो दोस्तों अब इन सबको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। यानी मगध मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। लेकिन मगध से पहले यहाँ पे बात करते हैं। मगध से पहले मगध से पहले मगध से पहले शक्तिशाली मगध से पहले शक्तिशाली शक्तिशाली काशी जनपद था। याद रखें दोस्तों, काशी महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, मगध से पहले जो है काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। और यदि बात करते हैं मगध की वर्तमान स्थिति, दोस्तों मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जो है वर्तमान स्थिति है मगध की। साथ ही मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वे कब का माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी बीसी में जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य का समय कब से कब तक रहता है, तो 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है माना जाता है मगध साम्राज्य का शासनकाल। तो इन सभी पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मगध की वर्तमान स्थिति। मगध की वर्तमान स्थिति, दोस्तों मगध की यदि वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, तो ये जो है मगध की वर्तमान स्थिति। अब यहाँ पे बात करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य दोस्तों मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की यदि बात की जाए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी बीसी माना जाता है। 6ठी शताब्दी बीसी यानी ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य का शासनकाल। मगध साम्राज्य का शासनकाल। मगध साम्राज्य के शासनकाल की यदि बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है रहा था। याद रखें दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो शासनकाल था 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है रहा था। अब दोस्तों मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, ये भी पूछा जाता है। मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। और साथ ही बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ ही था। राजधानी जो है इसने कौन सी बनाई थी, गिरिब्रथ जो है राजधानी थी बृहद्रथ वंश की। और साथ ही बृहद्रथ का जो है एक पुत्र था जरासंध। कौन था दोस्तों, जरासंध। साथ ही मगध पर शासन करने वाले यानी सबसे पहले जो है मगध पर शासन किसने किया था, तो सबसे पहले मगध पर शासन किया था बृहद्रथ वंश ने। और इसके बाद जो है कौन कौन से वंश ने जो है मगध पर शासन किया था क्रम से, जैसे हर्यक वंश ने, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश। तो इस प्रकार से जो है क्रम है। तो इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ
हम बात करते हैं मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। मगध पर सबसे प्राचीन वंश यानी मगध पर जो है शासन करने वाला सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। तो ये लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश कौन सा दोस्तों, बृहद्रथ वंश था। अब दोस्तों यदि इसके फाउंडर यानी संस्थापक की यदि बात की जाए, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक भी कौन थे दोस्तों, बृहद्रथ थे। याद रखें दोस्तों, बृहद्रथ जो है संस्थापक थे, किसके, बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ पे राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी क्या थी, राजधानी गिरि ब्रज थी। याद रखें दोस्तों, गिरि ब्रज जो है यहाँ की राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है, गिरि ब्रज जो है यहाँ की राजधानी थी। कहाँ की दोस्तों, बृहद्रथ वंश की राजधानी थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये बृहद्रथ थे, इनके एक पुत्र था। पुत्र की यदि बात पूछी जाए, पुत्र कौन सा था, जरासंध था। जरासंध कौन था, पुत्र कौन था, जरासंध था बृहद्रथ का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मैं आपको कराना हूँ। अब आते हैं दोस्तों मगध पर शासन करने वाले वंश। मगध पर शासन करने वाले वंश। याद रखें दोस्तों, मगध पर जो है शासन करने वाले वंश कौन कौन थे। तो इनको एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यानी हर्यक वंश आया था। याद रखें दोस्तों, हर्यक वंश, बृहद्रथ के बाद कौन सा, हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश के बाद कौन सा आता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, नंद वंश आता है। नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद कौन सा आता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश के बाद आता है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा आता है दोस्तों, कणप वंश आता है। कणप वंश। फिर आता है दोस्तों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। यानी इन सभी वंशों ने जो है मगध पर क्रम से जो है शासन किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। और साथ ही यानी प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। और इनको जो है महाभारत कालीन जो है माना जाता है। और इनका पुत्र था जरासंध, जिसने राजधानी बनाई थी गिरि ब्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों, मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मगध साम्राज्य है इसका पहला उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो अथर्ववेद से जो है मिलता है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात की जाए, तो हर्यक वंश जो है कब से कब तक रहा था, तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक जो है दोस्तों हर्यक वंश रहा था। और हर्यक वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, बिंबिसार को जो है माना जाता है। और बिंबिसार जो है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी यानी 52 वर्षों तक जो है बिंबिसार ने जो है शासन किया था। याद रखें दोस्तों, बिंबिसार जो है गद्दी पर रहे थे 52 वर्षों तक। इनको जो है अन्य यानी आदर्श नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो है बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग जो है इनको क्षेत्रोजस के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, क्षेत्रोजस के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। यानी बिंबिसार ने अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। यानी दूसरे पड़ोसी राज्य से या दूसरे राज्य से जो है विवाह संबंध बनाते थे, यानी शादी कर देते थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। अब इन्होंने कौन कौन सी शादियाँ की थी और कौन से राज्य से जो है विस्तार किया था। तो सबसे पहले बिंबिसार ने दोस्तों महाकोशला से शादी की थी, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ से जो है दोस्तों इनको काशी दहेज में मिला था। यानी जो काशी महाजनपद था, इनको काशी महाजनपद जो है दहेज में मिला था। और ये दहेज का पहला उदाहरण जो है माना जाता है। दूसरी शादी इन्होंने चेलना से की थी, जो कि चेटक की पुत्री थी। याद रखें दोस्तों, चेलना चेटक की पुत्री थी। और साथ ही दोस्तों
यानी चेलेना कौन थी, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। और तीसरी शादी इन्होंने क्षेमा से की थी, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी थी। कौन दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। साथ ही बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। कहाँ का उपराजा बनाया था, तो ये उपराजा बनाया था अंग महाजनपद का। तो इन सभी को लिख लेते हैं, फिर अच्छे से जो है समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम हेडिंग डाल लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश याद रखें दोस्तों, हर्यक वंश के बारे में जो है, हर्यक वंश के बारे में जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हर्यक वंश। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, हर्यक वंश का समय जो है कब से कब तक रहा था, तो 544 BC से लेकर 412 BC तक। याद रखें दोस्तों, पूरे हर्यक वंश का समय कब से कब तक रहा था, तो 544 BC से लेकर 412 BC तक जो है रहा था। अब यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक की यदि बात की जाए, संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, तो बिंबिसार थे। कौन दोस्तों, बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर थे। ये कब से कब तक गद्दी पर रहे थे, 544 BC से लेकर 492 BC तक जो है गद्दी पर रहे थे। यानी 492 BC तक जो है गद्दी पर रहे थे, यानी 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया था। याद रखें दोस्तों, 52 वर्षों तक जो है शासन किया था। अब बिंबिसार के अन्य नाम की यदि बात की जाए, श्रेणिक जैन साहित्य के अकॉर्डिंग, जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों इनको श्रेणिक जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए, क्षेत्रोजस, तो ये दोस्तों मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग, साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, जानकारी जो है मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा जो है लिया था। तो लिख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। याद रखें दोस्तों, विवाह संबंधों का जो है सहारा लिया। और इन्होंने जो है कई सारी शादियाँ की थी। तो पहली शादी किससे की थी, पहली शादी की थी दोस्तों महाकोशला से। महाकोशला से जो है पहली शादी की थी। और ये महाकोशला कौन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखें दोस्तों, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन, महाकोशला, जिनसे जो है बिंबिसार ने पहली शादी की थी। याद रखें दोस्तों, पहली शादी जो है की थी। और यहाँ से जो है काशी महाजनपद जो है इनको दहेज में मिला था। यानी काशी महाजनपद जो है इनको दहेज में मिला था। और ये काशी जो है दहेज का पहला उदाहरण है। याद रखेंगे, दहेज का जो है पहला उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों दूसरी शादी की यदि बात की जाए तो चेलना से की थी। चेलना कौन थी, लिच्छवी चेटक की पुत्री। लिच्छवी चेटक की पुत्री थी, यानी इससे जो है दूसरी शादी की थी। और यदि तीसरी शादी की बात की जाए तो क्षेमा, याद रखें दोस्तों, क्षेमा से जो है दूसरी शादी की थी। क्षेमा या खेमा, याद रखें दोस्तों, खेमा भी लिखा मिल सकता है। क्षेमा या खेमा बात एक ही है, तो दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ये कहाँ की थी,
मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो है राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता था? पंजाब में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? पंजाब में जो है पड़ता था दोस्तों। कहाँ पे पड़ता था ये? पंजाब में पड़ता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। तो लिखेंगे इसको, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। उपराजा बनाया था। क्या दोस्तों? उपराजा जो है बनाया था दोस्तों। अब इसका जो है हम एक बार यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। और साथ ही मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? काशी था। कौन सा था दोस्तों? काशी जो है मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। और मगध की वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है मगध की? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है मगध की वर्तमान स्थिति है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है 544 BC से लेकर दोस्तों 185 BC तक जो है मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है माना जाता है। अब मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? यानी मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर थे बृहद्रथ। और इनका एक पुत्र था जरासंध, जिसने राजधानी बनाई थी गिरिब्रज। याद रखें दोस्तों, राजधानी क्या बनाई थी? गिरिब्रज जो है बनाई थी। अब साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी बृहद्रथ वंश के बाद जो है कौन कौन से वंश आए थे जिन्होंने जो है मगध पर शासन किया था? हर्यक वंश आया था दोस्तों, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़प वंश और सातवाहन वंश। यानी इन सब वंश ने जो है क्रम से मगध पर जो है शासन किया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख। दोस्तों मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में जो है मिलता है। अब साथ ही हर्यक वंश, यहाँ पे हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का समय कब से कब तक था? तो 544 BC से लेकर 412 BC तक जो है पूरे हर्यक वंश का समय जो है रहा था। हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे, जो कि 544 BC से लेकर 492 BC तक गद्दी पर रहे थे। यानी इन्होंने 52 वर्षों तक जो है गद्दी पर शासन किया था। किसने दोस्तों? बिंबिसार ने। अब दोस्तों इनके आदर्श नेम यानी अन्य किन नामों से जो है जाना जाता है बिंबिसार को? जैसे सिरेणिक। तो सिरेणिक जो है जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो है बिंबिसार को सिरेणिक नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग जो है बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता है। और यही मत्स्य पुराण है जो कि सबसे पुराना पुराण है। इसके बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। यानी कितने पुराण थे? 18 पुराण थे, जिनमें से सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। तो इसी में पता लगता है कि बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता था। और साथ ही सातवाहन वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है। कहाँ से दोस्तों? मत्स्य पुराण से। कहाँ से? मत्स्य पुराण से जो है जानकारी मिलती है। अब बिंबिसार की यदि बात करते हैं दोस्तों, बिंबिसार की यदि बात करते हैं तो बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। और इसने कई सारी शादियाँ की थी। तो पहली शादी की थी इसने महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। जब इसने महाकौशला से शादी की थी बिंबिसार ने, तो यहाँ से जो है इनको काशी जो है दहेज में मिला था। काशी दहेज में मिला था। और इस समय काशी की 1 लाख रुपए वार्षिक कर जो है यहाँ से आता था। यानी जब इनको काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को,
तो इस समय काशी से जो है दोस्तों 1 लाख रुपए वार्षिक टैक्स जो है आता था। तो ये दहेज का पहला उदाहरण था काशी। दूसरी शादी चेलना से की थी जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। और तीसरी शादी खेमा या खेमा से की थी जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता था? पंजाब में पड़ता था। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में जो है पड़ता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके बाद बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता। अंग महाजनपद की यदि बात की जाए, सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग। तो इसको जो है बिंबिसार ने जीता था और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। किसको? अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद। ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों। बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार, मगध का वास्तुकार कौन था दोस्तों? महागोविंद। याद रखें दोस्तों, महागोविंद ने जो है मगध और बिंबिसार के महल का जो है वास्तुकार था यानी आर्किटेक्ट था। याद रखें दोस्तों, यानी इस कलर से नहीं लिख रहे, इससे अच्छा नहीं लगे, दूसरा कलर जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार के महल, बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार, मगध का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। कौन था दोस्तों? महागोविंद था। कौन दोस्तों? महागोविंद था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बिंबिसार ने प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था यानी बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को उसने अपना लिया था। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों यानी हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि जैन धर्म के रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक किसको माना गया था? महावीर स्वामी जी को जो है माना गया था। और ये महावीर स्वामी जी की जो है बहन लगती थी चेलना, क्योंकि चेलना कौन थी? लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। और महावीर स्वामी की जो माता जी थी वो कौन थी? लिच्छवी चेटक की बहन थी। याद रखें दोस्तों, लिच्छवी चेटक की बहन थी, महावीर स्वामी जी की बहन, यानी आपस में ये कौन हो गए? चेलना और महावीर स्वामी जो है भाई बहन हो गए। तो इसी कारण जो है जैन धर्म को अपनाने के लिए जो है चेलना के कहने पर बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को छोड़कर जो है जैन धर्म अपना लिया था। अब राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी क्या थी दोस्तों? हर्यक वंश की राजगिरा थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र दर्शक को जो अपना उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी पहले क्या होता था दोस्तों? यानी राजा का बेटा ही जो है राजा बनता था। और पुत्रों में भी यदि बात की जाए कौन सा पुत्र बनता था, तो बड़े पुत्र को जो है राजा बनने का अधिकार जो है मिलता था। लेकिन आज बिंबिसार का एक पुत्र और था, अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है ये पसंद नहीं था, तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और बाद में अपने बड़े भाई दर्शक की भी जो है इसने हत्या कर दी थी। लेकिन इसको अजातशत्रु को भड़काया किसने था? तो इनके दरबार में व्यक्ति रहता था देवदत्त। इसने जो है बिंबिसार के खिलाफ जो है अजातशत्रु को भड़का दिया था कि गद्दी पर तुम बैठने लायक हो, तुम्हारा पिता जो है दर्शक को बैठाना चाहता है। तो इन बातों को भड़का कर जो है अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया था। और पिता की हत्या करने के कारण जो है अजातशत्रु को पितृहंता जो है कहा गया। पितृहंता का मतलब होता है दोस्तों पिता की हत्या करने वाला। और साथ ही अजातशत्रु की भी जो है इसके पुत्र उदयन के द्वारा जो है हत्या कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। यानी बिंबिसार की हत्या करेगा अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या करेगा उसका पुत्र उदयन। तो अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता और उदयन को जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर अच्छे से जो है इनके बारे में समझेंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन
बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया था। याद रखें दोस्तों, अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने बाद में जैन धर्म को जो है अपना लिया था। अब आते हैं दोस्तों राजधानी। राजधानी क्या थी? राजगृह थी। राजगृह जो है राजधानी थी, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी जो है बनाया था। लिखेंगे बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता था, लेकिन इसका एक पुत्र और था, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। स्वयं गद्दी पर बैठा। याद रखें दोस्तों, स्वयं गद्दी पर बैठा। तो ये आपको याद रखना है। पिता की हत्या करने के बाद प्रथम पितृहंता कहलाया था। पिता की हत्या करने के बाद प्रथम पितृहंता कहलाया। याद रखें दोस्तों, कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है, पिता की हत्या के बाद जो है प्रथम पितृहंता जो है कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है, कहलाया था। और इस प्रकार से दोस्तों इसके बाद इसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। याद रखें दोस्तों, हत्या जो है कर दी गई थी। और दोस्तों यह द्वितीय पितृहंता कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार का मतलब होता है दोस्तों आर्किटेक्ट। तो महागोविंद को जो है बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार जो है कहा जाता है। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने जो है जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि चेलना और महावीर स्वामी जो है मुमेरे फुफेरे भाई बहन थे। याद रखें दोस्तों, मुमेरे फुफेरे जो है भाई बहन थे। तो ये आपको याद रखना है। राजधानी की बात की जाए तो राजगृह यहाँ की राजधानी थी। बिंबिसार अपने ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र दर्शक को जो है अपना उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता था, लेकिन यह बात जो है अजातशत्रु को पसंद नहीं आई कि मेरा पिता जो है मेरे बड़े भाई को जो है दर्शक को उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता है। उत्तराधिकारी यानी अगला राजा जो है बनाना चाहता है, लेकिन ये बात अजातशत्रु को पसंद नहीं आई। तो इसी कारण जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं जो है अपने आप गद्दी पर जो है बैठ गए थे, और बाद में अपने भाई दर्शक की भी जो है इसने हत्या करवा दी थी। अब दोस्तों अजातशत्रु को किसने भड़काया था? किसने जो है इसको भड़काया था? देवदत्त ने। याद रखें दोस्तों, देवदत्त
दत्त जो है इनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसने जो है भड़काया था किसको, अजातशत्रु को। और पिता की हत्या करने के बाद प्रथम पितृहंता कहलाया था कौन, अजातशत्रु। प्रथम पितृहंता का क्या मतलब होता है, यानी पिता की हत्या करने वाले को जो है पितृहंता जो है कहा गया है। तो अजातशत्रु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है सबसे पहले अपने पिता की हत्या करके जो है हर्यक वंश में गद्दी पर बैठा था। और इसके बाद जो है अजातशत्रु का एक पुत्र होगा उदयन। इसके पुत्र उदयन ने, यानी अजातशत्रु का पुत्र है उदयन, तो इसने भी अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, यानी अजातशत्रु की हत्या करके ये भी स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। तो इसीलिए उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा गया, यानी दूसरा पिता की हत्या करने वाला। तो इन्हीं कारणों से जो है, इसी कारण हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है, यानी इस वंश में जो है पिता की हत्या करके जो है बेटे स्वयं गद्दी पर जो है बैठे थे, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इससे आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।